नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी क्या-क्या ना कर डाले, कुछ भी कहना कम है। चीन के संग कितनी-कितनी गालियां, कितनी गलभैयां, क्या-क्या हो रहा है। अभय द्विवेदी ने पाकिस्तान और चीन के संग प्रधानमंत्री और आरएसएस के रिश्तों की पोल खोल के रख दी। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे तो कई बार सुनेंगे क्योंकि इसमें इतनी अच्छी जानकारी है। लेकिन उससे पहले आपका सहयोग सहयोग ये कि आप ये जो लेफ्ट हैंड को लोगो देख रहे हैं, ये 4 PM फिल्म्स का है। 19 जनवरी मेरी बिटिया का जन्मदिन है। उस तारीख से 4 PM फिल्म्स एक नया शो शुरू कर रही है, नई पिक्चर की श्रृंखला शुरू कर रही है। हर हम आपको 20 मिनट की एक 4 PM फिल्म्स पे इश्तियाक खान जाने माने एक्टर हैं। जॉली एलवी में आपने अरशद वारसी के साथ उनको देखा होगा। उनके करेक्टर, उनके मेन रोल की पहली फिल्म आप 19 जनवरी को देखेंगे, फिर ही में देखेंगे, निःशुल्क देखेंगे। तो 4 PM फिल्म्स को आज ही सब्सक्राइब करिए और 19 जनवरी को बताइएगा पिक्चर बनाई कैसे। हम लोगों ने हर महीने आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, शानदार पिक्चर दिखाएंगे। चलते हैं अभय द्विवेदी से। जरूर 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं अभय द्विवेदी से और सारी बातचीत सुनते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। एक पिक्चर आई थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और उसके बाद में राजनीति के कई सारे रिश्तों को लेकर हमेशा बड़ा कंफ्यूज रहा। प्रधानमंत्री जब नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए अपना जहाज उतार गए पाकिस्तान में, तो भी मैं बहुत चौंका। मैं कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है। कहाँ तो वो अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार में कह रहे थे कि शहीद हेमराज का सर वापस लाना है, नहीं लाना है, हेमराज के सिर काटने वालों को सबक सिखाना है, नहीं सिखाना है। तो सबको उम्मीद थी कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाएगा, शहीद का सिर वापस लाया जाएगा, बदले में 100 सिर लाए जाएंगे। लेकिन जब शपथ ग्रहण हुआ तो न्योता चला गया नवाज शरीफ को, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन फिर हैप्पी बर्थडे कहने के लिए प्रधानमंत्री कहीं से लौट के आ रहे थे, हवाई जहाज उतार लिया। लोगों ने कहा कि ये तो कूटनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री के दिमाग में अचानक आया कि चलो पाकिस्तान चलते हैं, जैसे हम लोग पान की दुकान पे चले जाए, चलो चाय पी के आते हैं। लेकिन पता चला कि उस हवाई जहाज में तो गिफ्ट भी रखे हुए थे बर्थडे वाले। तो पोल पट्टी को ये पहले से प्लान था। अब बहुत सालों से चलो एडजस्ट कर लिया कि वो बिरयानी खाने का मन होगा, चले गए होंगे प्रधानमंत्री जी। लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी का, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भर भर के गाली देता है आरएसएस और बीजेपी कि राहुल गांधी बिक गए हैं, राहुल गांधी ने समझौता कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी से चीन की। लेकिन खबर आई है कि सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचा। यहां तक भी चलो मान लेता हूं मैं कि जब अमेरिका डांटता है तो चीन के पास चले जाते हैं, जब चीन डांटता है तो अमेरिका के पास चले जाते हैं। हमारे विश्व गुरु जी थोड़ा परेशान रहते हैं, ये भी मान लेता हूं। लेकिन उसमें मजेदार बात है कि वही प्रतिनिधिमंडल ने आरएसएस के सरकैरवा दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की। अब सुप्रिया शीनेत कह रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। वो करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर हीला। पिक्चर आई थी एक, आपने देखी भी होगी, आप तो पिक्चर के बड़े शौकीन है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन आरएसएस के दफ्तर में सेवैया खा रही है। दुनिया में कहीं भी कोई शर्म हया बची है। दो एक दूसरे को गाली देंगे, वहीं पे सेवैया खाएंगे बैठ के। कहीं पाकिस्तान में खाई जा रही है, कहीं चाइना के लोग आरएसएस के चीफ से मिलने आके। हो क्या रहा है कि भाई अपनी समझ से तो बाहर की बात है। देखिए, इस घटना का मतलब क्या है तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ही। मैं भी इस पे बोले हुए कहना है। लेकिन इस घटना से एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि हम सब लोगों का ध्यान जो इधर-उधर बटा रहता है, इस तरफ गया और हम लोगों ने थोड़ी रिसर्च भी की। पत्रकार हमने और हमारे ऐसे पत्रकारों ने कि भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी का जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी, आप संक्षेप में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलते हैं सीपीसी के साथ जो बीजेपी का रिश्ता है, वो रिश्ता अभी हाल में ही बना है, यानी अभी आज पहली बार बना है रिश्ता, या रिश्ता पुराना है। ये हम लोगों ने कुछ खोज निकाला और ये पता लग गया। दरअसल दुनिया को तो ये पता है, हम ही लोग नंबर 1 के बेवकूफ हैं कि हमको नहीं पता था। मैं मानता हूं कि मैं बेवकूफ हूं, मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे कुछ मित्रों ने कहा भी, आज से 6-7 महीने पहले की बात है, उसके बाद जब मैं यूएस में घूम रहा था, उस वक्त भी मुझे बताया गया कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के प्रधानमंत्री थे तो सबसे ज्यादा बार उन्होंने जिस देश की यात्रा की है उसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो मैंने उसको एक कान सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। लेकिन जब आप एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं तो बात कहीं है थोड़ी सी अटक जाती है, उसका 1% जो है रह जाता है। यहाँ पे इतना सफर करना पड़ता है ना, एक कान से दूसरे कान तक, उसको यहाँ कुछ रह जाता है, वो रह गया। तो जब ये सीपीसी का प्रतिनिधिमंडल आया
और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा का आपने देखा होगा केंद्रीय दफ्तर, वो तो पैलेशियल है, वो तो महल है, उसकी किसी किले से तुलना की जा सकती है। जब उसमें गया और एक मेज के इधर भाजपा का प्रतिनिधि मंडल बैठा था, इधर और यहाँ सीपीसी का प्रतिनिधि मंडल बैठा था। जानते हैं भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में कौन-कौन था? भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में थे उनके एक राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और दूसरे थे भाजपा के विदेश विभाग के इंचार्ज विजय चौथाई वाले, दूसरे ये थे। तो फिर मैंने थोड़ी जांच पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि ये जो अरुण सिंह साहब जो हैं, ये जब नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष थे, उस वक्त भी नितिन गडकरी के साथ चीन की यात्रा पे गए थे भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में। तो मैं चौंका, हमने अच्छा ये तो मतलब खेल पुराना है। तब पता लगाया कि भाजपा ने पिछले 20-25 साल में सबसे ज्यादा भाजपा के प्रतिनिधि मंडलों ने, भाजपा के नेताओं ने, जब वो विपक्ष में थी तब भी, सत्ता पक्ष की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सत्ता पक्ष में तो 1914 में आई, 2014 में आई, जब वो विपक्ष में भी थी, यानी 2019 की बात बता रहा हूं, 2019 में जब नितिन गडकरी, 2019 नहीं, सॉरी, मैं गलत कह रहा हूं, उससे 2011 में नितिन गडकरी जब भाजपा के अध्यक्ष थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चीन गया था। 5 दिन की यात्रा की थी उसने चीन की, और वो कई महत्वपूर्ण जगहों पर गया और कई चीनियों ने उसकी बड़ी आवभगत की और उनसे बहुत सारी बातें हुई, लंबी बैठकें हुई चीनियों के साथ इनकी। और रिकॉर्ड ये बताता है, आप कहीं भी जांच कर लीजिए, आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, आप ग्रोक से पूछ लीजिए, और कहीं जांच कर लीजिए, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछ लीजिए, बताएंगे कम से कम भाजपा वालों ने मल्टीपल विजिट्स किए हैं, शब्द है अंग्रेजी का, मल्टीपल विजिट्स किए हैं चीन के। ये स्थिति है। जब नरेंद्र मोदी, फिर और पता लगाया, नरेंद्र मोदी जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 12 साल रहे मुख्यमंत्री, उस 12 साल में वो बहुत विदेश यात्राएं की उन्होंने, लेकिन सबसे ज्यादा यात्राएं संख्या में चीन की उन्होंने, नरेंद्र मोदी। भाई, गुजरात के मुख्यमंत्री को चीन जाने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? और उस वक्त तक नरेंद्र मोदी की ये स्थिति नहीं थी कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत के प्रधानमंत्री तो वो 2010-11 से उनका मिजाज बनना शुरू हुआ, उन्होंने योजना बनानी शुरू। उससे पहले तो गुजरात की राजनीति करते थे और हम लोग उसी रूप में उन्हें जानते थे। कोई उनका चर्चा भी नहीं करता था कि ये कभी भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए जाएंगे, शायद उनके दिमाग में भी नहीं रहा होगा नरेंद्र मोदी के। तो फिर ये जब देखा कि इतनी ज्यादा चीन के साथ, और एक ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन के लोग जो कि कम्युनिस्टों को हिंदुओं का दुश्मन मानते हैं, गुरु गोलवलकर ने कितने बार लिखा है, कम्युनिस्ट हिंदुओं के दुश्मन है, दुष्ट है, ये सब बोलते हैं। माओ से तुमको राक्षस बोलते हैं, राक्षस बोलते हुए मैंने सुना है भाजपा के प्रवक्ताओं को, माओ से तुम वास्तव में राक्षस कहते हुए सुना है, चीनियों को हत्यारा कहते हुए सुना, और पता नहीं क्या क्या कहते हुए सुना है। वो लोग, उन लोगों की चीन में इतनी दिलचस्पी क्यों है? आखिरकार चीन से वो क्या जानना चाहते हैं? तो और ज्यादा दिमाग थोड़ा और खपाया, सवेरे से मैं यही काम कर रहा हूं आज। तब ये बात दिमाग में आई कि जिस तरह चीन 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, 1949 से आज तक लगातार वो सत्ता में, उसे चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, चुनाव जीतने की उसे कोई जरूरत नहीं है, एक पार्टी का शासन चीन के ऊपर लागू है और चीन प्रगति भी कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। ऐसी बात भी नहीं, चीन ये अमेरिका के समकक्ष नहीं पहुंच गया है, यूरोप के देशों समकक्ष उसकी समृद्धि नहीं है, क्योंकि आबादी भी बहुत ज्यादा है चीन की, और एशियाई देश है, उसकी अलग समस्याएं हैं, लेकिन चीन की प्रगति बहुत तेज है और सुनिश्चित है, स्पष्ट है, निस्संदेह है, निर्विवाद है। इसको चीन के दुश्मन भी मानते हैं इस बात को। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हमेशा दिलचस्पी इस बात में रही, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिलचस्पी इस बात में रही कि कैसे एक पार्टी का शासन इतने दिनों से वहां टिका हुआ है, इसके हटने की भी कोई संभावना नहीं। हटेगा क्यों? वो तो लगातार देश उसके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, जनता उसका हटाएगी क्यों उसको? दुनिया की, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया, अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी बना हुआ है, हथियारों के बाजार में भी चीन दबादब हथियार बेच रहा है, और लाइट मैन्युफैक्चरिंग में तो अमेरिका से भी बड़ा चैंपियन है, सारे देशों के बाजार भर दिए हैं चीन ने।
अपने हल्के मैन्युफैक्चर्ड चीजों से। आप सस्ती लो चीज चाहे महंगी लो, चीन की चीज मिलेगी। फिर मुझे नरेंद्र मोदी का वो भाषण याद आया जो उन्होंने पिछले साल दिवाली को दिया था। दिवाली बहुत दिन नहीं हुए दिवाली को गुजरे हुए भी। क्या भाषण दिया था उन्होंने, याद है आपको? उन्होंने भाषण दिया था कि छोटी छोटी आंखों वाले गणेश को मत खरीदिए। याद आया आपको? है? एकदम याद आ गया। छोटी छोटी आंखों वाले गणेश को मत खरीदिए। छोटी आंखों वाला गणेश यानी चीन से आई हुई गणेश जी की मूर्तियां, ये उनके कहने का मतलब था, उसे मत खरीदिए। अच्छा, जब मैं CSDS में काम करता था, सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में, मैंने 21 साल काम किया वहां। जब CSDS में काम करता था तो हम लोगों के बीच में वहां पे चाइनीज स्टडीज का भी एक संस्था थी CSDS के अंदर, जो चीनी सभ्यता, संस्कृति, राजनीति का अध्ययन करते थे। बड़े गहरे विद्वान थे, उतरे हुए उसके अंदर। तो उसमें हम लोग कहते थे व्यंग में कि ये लोग बहुत ज्यादा चीन के सानिध्य में रहते हैं, इनकी आंखें भी छोटी होनी शुरू हो गई हैं, ये हम लोग कहते थे। तो हम लोगों के बीच मजाक प्रसिद्ध था, जो चीनियों के साथ बहुत रहता है या चीन के बारे में ज्यादा सोचता है या चीनियों की ज्यादा सोहबत करता है, चीन के बारे में ज्यादा पढ़ता लिखता है, वो 10-20 साल के बाद जो है ना, वो देखने में चीनी ऐसा लगने लगता है। तो मैंने एक लतीफा बनाया कि चीन के प्रतिनिधिमंडल से पूरे दिन बातचीत करने के बाद मैं सुबह जब दोबारा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंह जी भाजपा के दफ्तर पहुंचे और विदेश विभाग के इंचार्ज चौथाई वाले साहब भी वहां पहुंचे। चौथाई वाले ने अचानक देखा अरुण सिंह की तरफ, बोला, बंधुवर आपकी आंखें तो छोटी लग रही हैं कल के मुकाबले आज। तो पलट के अरुण सिंह जी ने चौथाई वाले से कहा, मुझे तो आपकी आंखें ज्यादा छोटी लग रही हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भी जब कभी आईने में देखते होंगे, अपने देखते होंगे, आंखें पहले के मुकाबले छोटी हो गई हैं कुछ, क्योंकि इन लोगों की लगातार चीन के साथ सोहबत है। ये लोग चीन में डूबे हुए हैं। ये लोग चीनी मॉडल जो है उसको हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। एक पार्टी का शासन, मुतबातिर, बिना रुके हुए एक पार्टी का शासन हो। ये हिंदुस्तान यही बार बार सीखने जाते हैं वहां पर चीन में। राम माधव जाते हैं सीखने के लिए, राम माधव जाते हैं चीन में सीखने के लिए। अच्छा, राम माधव तो एक्सपर्ट भी हैं। वो कश्मीर में ठेकों के लिए भी सतपाल मलिक के पास गए थे, 300 करोड़ की फाइल आपने रोक दीजिए, अंबानी वाली फाइल है। लेकिन मुझे अब याद आया आपकी बात से, एक पत्रकार हैं जो तिहाड़ यात्रा करके आए हैं, 15 करोड़ के पैकेज पे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि हमारे चीजें ठीक नहीं हो सकती क्योंकि चीन तो ठीक कर लेता है, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहां पे पार्लियामेंट नहीं है। तो वो उदाहरण दे रहे थे। ये सब लोग चीन के फैन हैं। देखिए, हिंदुत्ववादी सब चीन के फैन हैं, और अब धीरे धीरे करके उन्होंने चीन को गाली देना भी बंद कर दी है। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि चीन असल में इनको बहुत ज्यादा सुविधा, बहुत ज्यादा रास्ता इनका साफ नहीं कर रहा है। चीन ने लद्दाख में काउंटियां बनानी शुरू कर दी हैं। चीन ब्रह्मपुत्र पे एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है, इससे भारत का, उस पूरे पूर्वी भारत का विनाश हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर डिस्प्यूट है ये। अरुणाचल प्रदेश में चीन कह रहा है कि हम, ये तो भारत का चीन का कहना है कि भारत का इलीगल सेटअप है अरुणाचल प्रदेश। ये तो साउथ तिब्बत है। चीन एक चाइनीज भाषा के शब्द का इस्तेमाल करता है चीन, इसका मतलब ये है कि ये साउथ तिब्बत, दक्षिणी तिब्बत है, ये हमारा है। और अरुणाचल प्रदेश की 20 जगहों के नाम बदल दिए हैं चीन ने। अच्छा, अब आप ये देखिए, उसके बाद में एक और काम किया है चीन ने। ये सब करने के बाद में चीन अभी बिल्कुल एकदम, मेरे ख्याल 6 जनवरी को, अभी जब 11 जनवरी को ये लोग बात कर रहे थे चीनी प्रतिनिधिमंडल से, तो 6 जनवरी को क्या नाम है उस जगह का, जो जम्मू कश्मीर की एक घाटी है, मैं उसका नाम देख के बताता हूँ, चीन ने दावा किया है कि वो हमारी है, वो वहां पे भी आया, हमारी घाटी। हाँ, तो लेकिन ये बढ़िया है कि भारत के लोग चीन की झाला ना खा रहे हैं। पूरी बात करूं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग आपके, मेरे ख्याल से 4PM के दर्शकों को ये सब बातें जाननी चाहिए। तो हाँ, ये जो पूरा मामला है ना, ये बहुत ही विस्तृत मामला है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं किसी तरीके से चीन ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की बात अभी थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दे, क्योंकि उस चक्कर में भारत में उनको दिक्कतें हो जाती हैं। भाई, जब वो चीन के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं
लोग कहेंगे अच्छा ये लद्दाख पे कब्जा कर लेगा, ये अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर लेगा, वो जम्मू कश्मीर की उस घाटी पे भी कब्जा कर लेगा, ये ब्रह्मपुत्र पे डैम बना के पूरे पूर्वी भारत के लिए खतरा पैदा कर देगा विनाश का। इसके साथ आप क्यों व्यापार कर रहे हैं, इसके साथ आप क्यों संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं? अगर इन लोगों का बस चले, दुनिया में दो ऐसे देश हैं, एक है कम्युनिस्ट देश और एक है जियनवादी नस्लवादी देश इजराइल, एक है चीन। इन दोनों के साथ ही ये लोग प्रमुख संबंध बना के रखते हैं। इन भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के ये दो मॉडल हैं, चीन और इजराइल। दो मॉडल के आधार पर ये लोग चलते हैं, इसलिए सारा प्रपंच बन रहा है। मतलब और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एनडीए के अंदर शामिल जो गैर भाजपा दल हैं, चाहे वो रामविलास पासवान की, चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे कुशवाहा साहब की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, कोई भी पार्टियां हो, इन सबका दिमाग फिर गया है, अकल इनकी घास चरने चली गई है। ये समझ नहीं रहे हैं कि ये भाजपा के किस प्रपंच का बचाव कर रहे हैं। ये सब भी आज टीवी पे मुझे भाजपा की भाषा बोलते हुए नजर आए। इनको पता नहीं है कि क्षुद्र किस्म का जो राजनीतिक स्वार्थ है इनका, सत्ता में हिस्सेदारी भाजपा इन्हें इसलिए नहीं देती कि भाजपा इनके प्रति कोई कृतज्ञ है, भाजपा इन्हें पसंद करती है। हमारे एक मित्र थे, इन्होंने मुझे राजनीतिक रूप से सोचना सिखाया। वो हमेशा कहते थे कि जब हम किसी के साथ गठजोड़ बनाते हैं तो इसलिए नहीं बनाते कि वो फलाना आदमी बड़ा खूबसूरत है, जब वो आपको खूबसूरत मानता है, वो तो सीधे सीधे स्वार्थ होता है लेन देन का। भाई अगर कुशवाहा की पार्टी के विधायक नहीं चाहिए होंगे, सांसद नहीं चाहिए होंगे, तो भाजपा उनके साथ समझौता नहीं करेगी। नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लोग नहीं चाहिए होंगे तो भाजपा समझौता नहीं करेगी उनसे। और वो आप भाजपा की किसी घटिया बात को समर्थन ना करें तब भी भाजपा आपके साथ रहने के लिए मजबूर है। लेकिन ये लोग बिल्कुल भाजपा के चाटुकार और चारण हो गए हैं, मैं ये कहूंगा। शर्म आती है मुझे ये कहकर। इनमें से बहुत से लोग अपने आप को समाजवादी कहते हैं, और क्या कहते हैं, आज टीवी पे ये लोग भाजपा के प्रवक्ताओं से भी आगे बढ़ के बीजेपी के इस दोगलेपन का बचाव कर रहे थे। अच्छा, ये जब मिलने आया होगा प्रतिनिधि मंडल, तो क्या दत्तात्रेय होसबोले ने पूछा होगा कि आपने ये तो गलत किया कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, कथित युद्ध हो रहा था, तो जो हमारे राफेल गिरने की खबर आई, एक बड़े अखबार ने छापी, में ये नहीं कह रहा राफेल गिरे नहीं गिरे, सरकार अभी तक मना नहीं कर रही है कि नहीं गिरे, एक अखबार कह रहा है कि गिरे, 6 पाकिस्तान नंबर जारी कर रहा है, सरकार एक बार भी नहीं कह रही है राफेल नहीं गिरे। ये कह रहे पायलट सुरक्षित, राफेल के बारे में बोलती नहीं है। लेकिन अगर गिरे तो 100% नहीं, 1001% वो मिसाइल, वो हमला चीन के उपकरणों से था। तो दत्तात्रेय होसबोले ने पूछा होगा कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े थे हमारे युद्ध में। मेरा कहना है इसके सबूत की तो कोई जरूरत नहीं है। भारत के उप थल सेना अध्यक्ष जनरल राहुल आर सिंह ने फिक्की में, भारत में पूंजीपतियों के दो ही बड़े संगठन हैं, फिक्की और एसोचैम। फिक्की पहले है, एसोचैम बाद में बना है। फिक्की की मीटिंग में बाकायदा भाषण देते हुए, उस भाषण के वीडियो मौजूद है। आज कांग्रेस की पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वीडियो पूरा चलाया भी गया। वो साफ कह रहे हैं कि हमारी सेना बॉर्डर पर जब लड़ रही थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो एक नहीं 2 विरोधियों का सामना कर रही थी। एक विरोधी था पाकिस्तान, दूसरा विरोधी था चीन। भारत की सैनिक तैयारियों की सारी लाइव रिपोर्टिंग चीन पाकिस्तान को कर रहा था, और पाकिस्तान के 80% हथियार चीन से आए हुए थे। ये भारत का उपथल सेना अध्यक्ष राहुल आर सिंह कह रहा है। ये सब रिकॉर्ड में है, और बहुत दिन नहीं हुए इस बात को हुए। आज भी ये वीडियो चला है कांग्रेस के। अच्छा, अब सवाल ये है, आप ये देखिए ना कि ये वही भाजपा है। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में संसद में कहा गया था, और जो संसदीय समितियां वगैरह थी रक्षा विभाग की, रक्षा मंत्रालय की, उन सब में कहा गया था कि पाकिस्तान हमारा कोई खास दुश्मन नहीं है, उससे हम तुरंत निपट लेंगे, हमारा असली दुश्मन है चीन। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, तब ये बात कही गई थी। मुलायम सिंह ने कई बार कहा पार्लियामेंट में खड़े होके। अब मुलायम सिंह की बात छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह तो भाजपा सरकार में नहीं थे, लेकिन वो तो देवगौड़ा की सरकार में रक्षा मंत्री थे। और मेरा कहना यह है कि ये देखिए ना कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये बात कही गई थी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग कितने, जो टीवी चैनलों के ऐसे पत्रकार जो कि विदेश मंत्रालय की रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, वो इन लोगों के रवैये से भौचक हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है वो कह रहे हैं इसमें कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर रहे हैं लोग।
क्योंकि उसने मैं तो अभय ठोक जी दिया, इसलिए चीन के सामने चीन के तलवे चाटने लगे। जब ठीक चीन बात ठोक देगा तो किसी और तो के तलवे अभय चाटने लगेंगे। ये इनकी हालत है। मैं तो इनकी गलवान अकल घाटी के इनकी अकल पे अफसोस होता है। ये निर्लज्ज हैं। इन्हें आत्मसम्मान की भी कोई चिंता नहीं है अपने। और मैं तो गलवान घाटी के बहुत पास तक सत्ता के लिए जो छोटी-छोटी पार्टी चिंटू किस्म के लोग शामिल हैं, जो है, इनको भी अपने आत्मसम्मान की कोई चिंता नहीं है, राष्ट्रीय हित की कोई चिंता नहीं है। सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो गलवान घाटी के बहुत पास तक गया था और उस अफसर से भी मिला था जो गलवान घाटी में जो दुखद हादसा हुआ था, जब हमारे कई सैनिकों की जान चली गई थी। उस रात में सेना का बड़ा अफसर था, उसने मुझे सब कहानी बताई। आज उन परिवारों के दिल पर क्या बीती होगी जिनके शहीद हो गए थे गलवान घाटी पे भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए, जो मानते हैं संजय जी, चीन हमारा इतना बड़ा पाखंड चल रहा है। अभी सलमान खान फिल्म बना रहे हैं, बैटल ऑफ गलवान। गलवान। सलमान खान खुद ही हीरो है उसके अंदर। चीन ने उस पर आपत्ति की है, लेकिन कोई बात नहीं, फिल्म बन रही है, बननी चाहिए। मैं तो मानता हूं पहली बार भारतीय सेना के 21 जवान बिना एक भी गोली चले हुए हुई लड़ाई में मारे गए हैं। आप सोचिए, एक गोली नहीं चली उस लड़ाई में। वो बैनट फाइटिंग थी, वो मुक्केबाजी थी, बहुत भयानक लड़ाई थी। कितने लड़ाई रही होगी आप सोचिए, जिसमें एक गोली नहीं चली और उसमें 21 जवान शहीद हो गए। वो जो है द गलवान घाटी के गाने सभी रंजान साहब ने लिखे हैं, तो मेरी परसों से मुलाकात हुई, बता रहे थे कि किस तरह वो कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं देशभक्ति के गाने लिख रहा। लेकिन अब जो इस मुलाकात पे पता नहीं सलमान खान और सभी रंजान साहब क्या सोच रहे होंगे कि हम मुलाकात कैसे कैसे हो रही है। नहीं, पाखंड ये है कि जब गलवान वाली फिल्म आएगी तो उसके भी भाजपा वाले नाचेंगे। हाँ, नाचेंगे, राष्ट्रभक्ति की बातें करेंगे। हाँ, राष्ट्रभक्ति की बातें करेंगे, आरएसएस वाले उसके गाने गाएंगे। और हो सकता है फिल्म हिट भी हो जाएगी इस चक्कर में। अबे जी, मजे की बात करेंगे इधर-उधर। मतलब आप देखिए, मूर्खता और जलालत, बेवकूफी और जलालत की चरम सीमा है इन लोगों की। कर क्या दिया है इन लोगों ने मुल्क को? गधों का मुल्क बना रहे हैं ये लोग। हाँ, मजे की बात ये है कि इतनी सब बातें हो गई और सत्ता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम लोगों ने चीन की इस हालत पे एक वीडियो बनाया, तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने यूट्यूब को लिखा हमारा नाम लेके कि ये चाइना के बॉर्डर को लेकर और ये यूट्यूब वीडियो 4P पे डाला गया, ये खराब है, इसको हटा दीजिए। मतलब हमारे एक वीडियो पे सरकार ने सीधा यूट्यूब को लिखा हमारा वीडियो हटा दीजिए। ये आलम है कि सच्चाई सामने ना आ जाए, इसी डर मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये लोग, जनता, इस देश की जनता इन लोगों को सत्ता से हटाएगी, इन लोगों को, मैं आप ईमानदारी बता रहा हूं, पानी नहीं मिलेगा। हालात बहुत खराब है। थका मादा आदमी जाता है कहीं रास्ते में, कोई भी गरीब आदमी भी अपनी झोपड़ी खोल के उसको पानी पिला देता है 2 घूंट। इनको गरीब आदमी भी कहेगा इसको नहीं पानी पिलाएंगे। हालात इन्होंने बहुत खराब कर दिया। बात तो सही है कि ऐसा कर दिया बिल्कुल। लेकिन एक मजेदार बात है, मोदी जी ने जो कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो उनका मंत्रालय बड़ा बढ़िया कर रहे हैं। एक विभाग है जिसमें 10,000 करोड़ का घोटाला, मतलब आया था विभाग बड़ी क्रांति करने के लिए, आज के अखबारों में खबर ही गायब है। देखिए अभय जी ने आपने खबर देखी उस विभाग की, उस कारनामे की? देखिए, ये खबर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने आज सवेरे बड़ी मेहनत से खोजी। ये भास्कर के 13वें पन्ने पर छपी हुई है, छोटी सी खबर, 13वें पन्ने पर। देश का सबसे बड़ा अखबार है, करोड़ों में छपता है, वहां ये खबर छपी हुई है। खबर मैंने पढ़ी, मैं तो हैरत में रह गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने लगाए। 7 साल में 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने उसके लिए आवंटित किए। वो उस पर खर्च हो गए सारे के सारे 10,000 करोड़ रुपए। आज जब हमारे अपार्टमेंट में लोहड़ी जल रही थी तो हमारे मित्र रवीश कुमार भी वहां मौजूद थे, तो उनसे बातें होने लगी राजनीति के ऊपर। तो रवीश ने, मैंने उनको इस खबर के बारे में कहा, तो रवीश ने हंस के कहा कि मैं तो न जाने कब से अपने दोस्तों से कह रहा हूं कि कहीं कौशल विकास योजना का कोई बोर्ड लगा हुआ दिख जाए, कोई सेंटर दिख जाए तो उसकी एक तस्वीर भेज दो। उनको आज तक कोई तस्वीर नहीं। मैंने भी पूरा हिंदुस्तान जाने कितने बार घूमा, आपने कहीं देखा कौशल विकास योजना का, स्किल डेवलपमेंट का कोई आपने कोई कियोस्क देखा हो, कोई सेंटर देखा हो, कोई देखा आपने? कोई नहीं। ये पूरी तरीके से एक घोस्ट परियोजना और घोस्ट मंत्रालय है, भूत मंत्रालय है ये पूरी तरीके से। 10,000 करोड़ रुपए सब मिलकर खा गए। सीएजी की, भारत के
महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट बताती है कि जो इसके परीक्षार्थी थे, जिनकी कौशल का विकास किया जाना था, उनमें से 96.7% लोगों के बैंक खाते फर्जी थे। उनकी रिपोर्ट बताती है कि 1 करोड़ इस योजना में जो एनरोल किए थे, 1 करोड़ लोग, उन 1 करोड़ लोगों के एक ही सेल फोन नंबर था। 1 करोड़ लोगों का एक ही उनका ईमेल एड्रेस था। ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है। सीएजी की रिपोर्ट जो उसमें वर्णन करती है, आप उस वर्णन को सुनेंगे तो आपके छक्के छूट जाएंगे। और मीडिया में कोई जिक्र नहीं करता इस बात का, कोई खबर नहीं छापता इस बात की। आज चूंकि एक कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल को उठा दिया, कल मतलब उठा दिया, और वो एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं गोपीनाथ कन्नन, उन्होंने इस सवाल को जोरदारी से उठाया, तो एक अखबार ने गलती से छाप दिया, वो भी 13वें पन्ने पे छापा था, कोई देख ना पाया उसको। ये हालत है। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार में हुआ है, और सरकार बड़े गर्व से कहती है कि हमारे शासनकाल में कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ। ये तो कह नहीं सकते कि छोटा करप्शन नहीं हुआ, वो तो सब लोग जानते हैं छोटे छोटे बहुत करप्शन हुए, क्योंकि बड़ा घोटाला नहीं हुआ। 10,000 करोड़ रुपए घोटाला छोटा होता है? सही बात है। पूरा का पूरा मंत्रालय ही इस मंत्रालय का पर्यायवाची घोटाला शब्द का मतलब है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। मोदी जी की गुजराती लहजे की हिंदी में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। स्किल गजब है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी इतनी बढ़िया बातचीत के लिए। थैंक यू। ये तो अभय जी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।